हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, मार्केट में अजीब तरीके का खेल दिख रहा है। एक के बाद एक बैंक के स्कैम्स निकल कर आ रहे हैं। टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है और नए टैरिफ भी लगाए जा रहे हैं। और आईटी सेक्टर में जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है वैसा हमने पिछले कई सालों में नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहे हैं और बैंक निफ्टी नए हाईज बना रहा है। तो ये आखिर बाजार में क्या खेल चल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बाजार में हो क्या रहा है। क्या बाजार में सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखिए तो वो ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास लगातार ट्रेड हो रहा है और नए हाईज बना रहा है। पीएसयू बैंक्स भी ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास चल रहे हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये जो सारे पीएसयू बैंक्स हैं ऑल हिटिंग ऑल टाइम हाईज इन फरवरी 2026। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ही घूम रहा है और अभी रिसेंटली हम लगभग वहां तक वापस से घूमकर आए हैं। बट इसके बावजूद अगर आप देखिए कि जो टैरिफ वैरिफ की प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड डील की इश्यूज हैं, वो जस की तस बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप बैंक्स में देखें किस तरीके के वहां पर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही। तो इंडसइंड बैंक में हमने देखा कि वहां पर 2200 करोड़ का अकाउंटिंग फ्रॉड हमें सुनने को मिला लास्ट ईयर। आईडीएफसी बैंक में अभी रिसेंटली 590 करोड़ का फ्रॉड देखने को मिला। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हमने देखा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने डी एम्पैनल्ड इस बैंक को कर दिया। इंडसइंड बैंक ऑफिशियल्स लिटरली अरेस्टेड फॉर वर्किंग विद साइबर क्रिमिनल्स। और आईटी इंडेक्स को अगर आप देखें, जो हमारी ग्रोथ स्टोरी हुआ करती थी, वो एक महीने में 20% डाउन है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ इज द इंडेक्स मेकिंग न्यू हाइज व्हेन द सेक्टर इज ब्लीडिंग स्कैंडल्स। ऐसा क्यों हो रहा है कि निफ्टी भी गिरने को तैयार नहीं है और बैंक निफ्टी तो नए हाइज को बना रहा है। बिकॉज द इंडेक्स इज डिजाइन टू हाइड द रॉट। इस तरीके से इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है कि अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उसको छुपाया जा रहा है या वो दिख नहीं रही है। तो ये समझते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या खेला चल रहा है। तो पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि टॉप 3 बैंक्स एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई, ये 66% ऑफ बैंक निफ्टी को कंट्रोल करते हैं। और अगर आप इसमें एक्सिस और कोटक डाल दें तो 82% को ये कंट्रोल करता है। और जिन बैंक्स में हमें प्रॉब्लम देखने को या सुनने को मिल रही है, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस, इसका जो वेट देखेंगे वो 4% से कम है। और एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखिए, when HDFC Bank moves 2%, Bank Nifty moves 300 to 400 points. IndusInd can crash 20% and the index barely moves. तो जो प्रॉब्लमेटिक बैंक्स हैं ना, जो निकल कर आ रही हैं, उनका वेटेज इतना कम है कि वो इंडेक्स पे वो फियर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। और इन बैंक्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। आप देखिए कि किसी भी एक्सपायरी में जो बड़े खिलाड़ी हैं, अगर उन्हें अपने फेवरेबल में एक्सपायरी को मूव करना है, एचडीएफसी बैंक इज द सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत उसमें खरीदारी करो एंड जो भी जिस भी लेवल पर आपको ले जाना है बैंक निफ्टी को, आप ले जा सकते हैं। तो अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, वहां की क्या पिक्चर है। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो लगभग 37% निफ्टी 50 में होल्ड करता है, सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर। एचडीएफसी बैंक अलोन कंट्रीब्यूट 6.83% ऑफ निफ्टी और रिलायंस के बाद ये हाईएस्ट लेवल पर है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में तेजी बनी रहेगी तो फाइनेंशियल्स भी जाएंगे और एचडीएफसी बैंक भी जाएगा ऊपर, और उसका इम्पैक्ट हमें इंडाइसेस में देखने को मिलेगा। एसबीआई का वेटेज भी अगर आप देखिए करीब 5.5% है, आईसीआईसीआई बैंक का भी है, बजाज फाइनेंस, एक्सिस, कोटक। सो बैंकिंग और फाइनेंशियल को अगर आप जोड़ देंगे
तो नियरली 1 out of every 3 rupees इन निफ्टी, तो 1/3 निफ्टी को ये कंट्रोल कर रहा है। इसलिए जो आईटी सेक्टर में जो हमें कार्नेज, ब्लडबाथ देखने को मिल रहा है, दरअसल अगर आप देखें तो उसमें इंडेक्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है। उस चीज़ को इस फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी के चमक धमक में उसे पूरी तरीके से छिपा दिया गया है। वो फेयर निकल कर नहीं आ रहा है, और ये सब कौन कर रहा है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझते हैं कि किसका पैसा यहाँ पर जा रहा है। सो व्हाई दिस मैटर्स राइट नाउ, इसके बारे में अगर बात करें तो आईटी सेक्टर जो है ना, ये हमें हमारी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है इसको बता रहा है। और आईटी सेक्टर में अगर प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे जॉब्स के नुकसान है, कोई भी सेक्टर नहीं बचेगा, ना एफएमसीजी बचेगा, ना बैंकिंग सेक्टर बचेगा, वहाँ पर भी इसका नुकसान देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं कि ये सेक्टर इस वक्त बहुत ही बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। तो ये फेयर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और क्यों नहीं दिख रहा है वो मैंने आपको बताया। FMCG, it is struggling. ITC hit by cigarettes excise duty, और ओवरऑल FMCG सेक्टर में कंजम्पशन कम हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप करेक्टिंग फ्रॉम अक्टूबर हाइज। तो देखिए ये मार्केट की पिक्चर को हमें बता रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बढ़ रहे हैं, वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडेक्स में इसे छुपाया जा रहा है। सो बैंकिंग इज द ओनली पिलर होल्डिंग निफ्टी अबव 25,000। अब यहां पे देखिए, अगर 2% रैली इन 3 स्टॉक्स में होगी, निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर भाग जाएगा। अब बताइए कितना मुश्किल है निफ्टी को मैनेज करना, आप यहां पर क्लियर कट देख सकते हैं। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. तो क्या हम ये मान लें कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। तो क्या है इसको भी हम समझते हैं। तो पहली चीज़, एनपीए में क्लीन अप वहाँ पे देखने को मिला है, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जो पीएसयू बैंक्स हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि आज तक किसी भी बैंक के कोलैप्स से पहले उनके एनपीए के फिगर्स खराब नहीं रही हैं। थोड़ा बहुत मार्जिनल वहाँ पर आपको खराबी होती हुई दिखेगी, लेकिन ज़्यादातर बैंक्स इस पिक्चर को छिपा जाते हैं। हम जानते हैं कई तरीके के टेक्निक्स हैं, उसमें एक जो होता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स भी यहाँ पर ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है। एसबीआई के अभी रिजल्ट्स आए, शानदार उन्होंने प्रॉफिट्स पोस्ट किए, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कई बैंक्स के प्रॉफिट्स जो है ना वो वन टाइम गेन्स, ट्रेजरी गेन्स की वजह से हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि उनके कोर बिजनेस से ही ये मुनाफा कमाया हुआ है। तो हमें उनके बैलेंस शीट को, उनके रिजल्ट्स को केयरफुली स्टडी करना चाहिए बिफोर हम अपना बड़ा पैसा इन कंपनीज पे बेट करें। अब यहाँ पर एनआईएम्स अगर आप देखें तो इसमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एनआईएम बढ़ेगा, क्योंकि रेट कट्स किए गए हैं। तो अब जिस तरीके की सिचुएशन बनती हमें दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में, रेट कट की प्रोबेबिलिटी अब कम होती जा रही है, और जो पास्ट में रेट कट्स हुए उसका इम्पैक्ट शायद अब अगले क्वार्टर तक हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, उनके निम्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पीएसयू में, बैंक्स में हम जानते हैं कि अभी मर्जर वर्जर की बातें चल रही हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी री रेटिंग हो सकती है, क्योंकि हिस्टोरिकली वो प्राइवेट बैंक से कंपैरिजन में थोड़े अंडर वैल्यूड रहे हैं, और वहाँ पर अभी लोन्स में पिकअप होता हुआ हमें दिख रहा है। तो एक री रेटिंग का स्कोप है, इसका भी मार्केट को, बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा दे रहा है। और साथ में जो रोटेशन का ट्रेड है, अब देखिए आप लोग सिप करते हैं, डीआईआईज को पैसा देते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, तरह तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इतना सारा पैसा उनके पास आ जाता है। वो पैसा कहाँ जाएगा, वो कहाँ लगाएंगे? आईटी सेक्टर डाउन है, एफएमसीजी डाउन है, ऑटो सेक्टर में संकट बना हुआ है, फार्मा सेक्टर में भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आखिर वो पैसा कहाँ जाएगा? तो एक बैंकिंग सेक्टर ही अभी ऐसा सेक्टर दिख रहा है जहाँ पर
नियर टर्म में कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वहां पर भी प्रॉब्लम है किसी भी सेक्टर में। अगर आप 30-40% कंपनीज में अगर प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उस सेक्टर में प्रॉब्लम है, लेकिन कहते हैं ना कि हाथ में पैसा है, आंखें बंद है, हम देखना नहीं चाहते हैं, तो वहां पर पैसा जा रहा है और शायद इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिले। तो इसे हम क्या कहें? क्या ये मैनिपुलेशन है? क्या ये इंडेक्स मैनेजमेंट है? ये जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन समझने की जरूरत है कि यहां पर किस तरीके से इंडेक्स सस्टेन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने शेयर किया कि जो बैंक निफ्टी में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को खरीद कर आप जो है लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखिए कि बैंक निफ्टी एफओ, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, अब उसमें एचडीएफसी को अगर आप 1 से 2% का मूव कर देंगे तो बैंक निफ्टी 300 से 400 पॉइंट मूव कर जाती है, ये मैंने आपको बताया। सो ओपन इंटरेस्ट जो है वो करंट लेवल के आसपास सस्टेन होता है। इस लेवल पर ओआई बनाया जाता है ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके द्वारा, और whoever sold option as those strikes benefits from controlling the underlier। ये सब जो भी बाजार में काम करते हैं वो इस चीज को समझते हैं। और इसके बाद एक और जो चीज बाजार में हो रही है, जो डीआईआई का खेल है, वो क्या है कि डीआईआई बाइंग मैसिव इन फरवरी। तो इस महीने हम जानते हैं कि करीब 16,000 करोड़ की उन्होंने मंथ पे बाइंग की है। अब ध्यान रहे कि मच डीआईआई मनी फ्लोज थ्रू बैंक ओन्ड म्यूचुअल फंड्स। तो जितने भी बैंक्स हैं सबके म्यूचुअल फंड्स है। देखिए एसबीआई का है, आईसीआईसीआई का है, कोटक का है, एचडीएफसी का है, एक्सिस का, हर बैंक का म्यूचुअल फंड है। दीज फंड हाउसेस बाय बैंक स्टॉक्स। अब अगर एसबीआई के स्टॉक को खरीदता है तो इसमें तो कोई भी क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकता है, और जब वो खरीदेगा तो एसबीआई का स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये भी होता है। और पेरेंट बैंक स्टॉक राइजेस एंड इंडेक्स वेट इंक्रीज। तो जितना आप खरीदेंगे इंडेक्स में वेट भी आपका बढ़ेगा। ओके, सो बैंक्स फंडिंग द बाइंग ऑफ देयर ओन स्टॉक्स थ्रू सब्सिडरी म्यूचुअल फंड्स। तो ये खेला भी बैंक्स पे बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। अब एक और चीज जो होती है कि एक नैरेटिव भी बनाया जाता है। क्या नैरेटिव बनाया जाता है कि एवरी टाइम ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ, जब भी ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क बनता हुआ दिखेगा तो कमेंट्री क्या होने लगती है कि डोमेस्टिक बैंक्स में लगाओ, क्योंकि ये ग्लोबल इवेंट से इंसुलेटेड हैं। सो दिस नैरेटिव हैज बिकम सेल्फ फुलफिलिंग, बैंक्स रैली बिकॉज एवरीवन एक्सपेक्ट्स देम टू। सो ये जो है एक तरीके का हर्ड बिहेवियर है, और इसकी वजह से भी मार्केट्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब यहां पर एक और चीज अगर आप देखें कि एफआईआईज ने 25 फरवरी को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं किए, बहुत ही माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, लेकिन ओआई में हमें बड़ा फॉल देखने को मिला। तो ये क्या बता रहा है कि ये बड़े प्लेयर्स इस वक्त बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। स्मॉलर प्लेयर्स आर एग्रेसिवली exiting. Okay, so prices at high but participation collapsing. तो ये लेट स्टेज की रैली पर हम पहुंच गए हैं। ये हमें एक क्लू दे रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और जो भी ये तेजी देखने को मिल रही है तो शॉर्ट टर्म के प्लेयर्स उस पर ज्यादा काम करते हुए हमें दिख रहे हैं। तो आगे क्या होने वाला है, खास करके बैंक निफ्टी में हम आने वाले टाइम पर क्या देख सकते हैं? तो इसमें 3 सिनेरियोज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ओके, सो पहला कि एक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी लो है कि आने वाला टाइम गोल्डन एज है। कोई भी मुझे नहीं लगता कि इस पर बिलीव करेगा कि आने वाला टाइम एक गोल्डन एज है। फिलहाल अभी तक के जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसको देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा। लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं, भले ही 5% हो, 10% हो, 20% हो, एक गोल्डन एज की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ऐसा कब होगा जब क्रेडिट टू जीडीपी हमारा बढ़ेगा। हम जानते हैं कि हमारा क्रेडिट टू जो जीडीपी है वो कम है, कम लोग लोन लेते हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
हमें पता है कि उसका नुकसान भी है कि डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होंगे, बैंक्स की प्रोविजनिंग भी बढ़ेगी। तो ये मान लीजिए अगले 10 साल में 75-80% हो जाता है। अभी हम 50-60% के बीच में हैं और डिजिटल इंफ्रा क्रिएट होता है, ऐप से लोन मिल जाता है इंस्टेंटली, केवाईसी इंस्टेंटली होता है, ये सबका फायदा मिलता है, मैसिव न्यू लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और पीएसयू बैंक्स री रेट होते हैं। हम जानते हैं कि प्राइवेट बैंक से कंपैरिजन में ये लेस एक्सपेंसिव है, कम से कम प्राइस टू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, तो वहां पर एक री रेटिंग होती है। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। और जो सेकंड केस है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से फॉल भी नहीं होगा और इसी तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है, मीडियम प्रोबेबिलिटी मैं कहूँगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो निम्स है ये ऑलरेडी प्रेशर में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगले 1-2 क्वार्टर में ये बढ़ सकता है लेकिन फिर एक फ्रीज हो जाएगा और डिप भी हमें देखने को मिल सकता है अगर इंटरेस्ट रेट्स वापस से बढ़ने लगें। और अगर यूएस रेट्स बढ़ाएगा तो इंडिया को भी रेट्स को कुछ हद तक हमें बढ़ाना पड़ेगा या करंट लेवल पर रखना पड़ेगा। तो नेम में कंप्रेशन होता है, क्रेडिट ग्रोथ में भी जो राइज हमें देखने को मिल रहा है, चूंकि डिफॉल्ट विफॉल्ट्स होने लगेंगे तो वहां पर भी थोड़ा डिप आने लगेगा और एनपीएस टिक अप मॉडेस्टली। ये क्यों होगा? क्योंकि हम लोन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर बैंक बोल रहा है देखो हम लोन बढ़ाएंगे, हम लोन बढ़ाएंगे, हम अपने जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा लोन बांटेंगे तो ज़्यादा डिफॉल्ट्स भी होंगे, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि मॉडरेट डिफॉल्ट्स होंगे तो उसकी वजह से एनपीए भी बढ़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर में अगले 1-2 साल तक घूमेगा। तो ये मीडियम प्रोबेबिलिटी की सिनेरियो है जिसकी भी संभावना थोड़ी कम। जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है वो क्या है? द करेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ट्रिगर क्या होगा? ग्लोबल रिसेशन, और इसके बारे में लगातार बातें हो रही हैं। हो सकता है रेट्स यूएसए में बढ़े, वापस से ये साइकिल जो रेट घटने का था ये वो रेट बढ़ने का हो जाए, एंड डोमेस्टिक शॉक ट्रिगर्स क्रेडिट क्वालिटी डिटोरिएशन। तो यहाँ पे जो अनाप शनाप जो लोग बांट रहे हैं अपने नंबर्स को अच्छा दिखाने के लिए, तो क्रेडिट में वहाँ पर फॉल देखने को मिले। और साथ में माइक्रो फाइनेंस एनपीए स्पाइक, हम जानते हैं पिछले साल एक्सिस बैंक, इंडसइंड, ये सारे माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान कराया था, आरबीआई ने फिर थोड़ी टाइट की इनकी चोड़ी और अब ये वापस से थोड़ा कम लोन दे रहे हैं, लेकिन अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि फिर ये बढ़ाएं और उसका एनपीए में स्पाइक हो। वन मिड साइज बैंक फेसेस सीरियस स्ट्रेस, ये एक बैंक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट्स के चांसेस हैं, आने वाले सालों में हो सकता है कि हमें ये सुनने को मिले। मार्केट रिमेंबर्स बैंकिंग इज अ लेवरेज्ड बिजनेस, ओके। सो इस सिचुएशन में क्या होगा? बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट हो सकती है 48 to 52,000। तो ये 3 सिनेरियोज हैं और इसमें से इसकी संभावना ज़्यादा है, मैं कहूँगा अप टू 50% चांसेस है कि हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और इसका ट्रिगर होगा ग्लोबल मार्केट्स के इवेंट्स से। अब अगर हम इसको समराइज करें तो इसका क्या कंक्लूजन है, आइए इसको समझते हैं। तो बैंक निफ्टीज रैली इज फंडामेंटली जस्टिफाइड। अगर आप फंडामेंटल को देखेंगे कि हाँ जी ये तो बढ़िया, ये तो बढ़िया, ये तो बढ़िया है, रैली तो होनी चाहिए, ओके। तो फंडामेंटली हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बट द टाइमिंग इज सस्पिशियसली कन्वीनियंट, क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंक के स्टॉक्स में बेशक पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, लेकिन इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमें पूरी इकॉनमी को देखना है, बाकी इंडस्ट्रीज को भी देखना है। अगर जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, लोगों की जॉब्स जाएंगी, आप मुझे बताइए क्या बैंकिंग इंडस्ट्री बच सकती है? इसलिए टाइमिंग इज सस्पिशियसली कन्वीनियंट। द इंडेक्स इज बिल्ट टू हाइड वीक एंड एम्पलीफाई द स्ट्रॉन्ग। तो जो प्रॉब्लम्स है ना, इंडेक्स हमारा इस तरीके से है कि जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से उसे छुपा रहा है और
जो स्ट्रेंथ है उसे दिखा रहा है। तो जो भी अगर कोई इंडेक्स को मैनेज कर रहा है तो उसे ये बात अच्छी तरीके से पता है। 3 बैंक्स कंट्रोल 66% ऑफ बैंकिंग, और वो तीनों के अपने जो इंश्योरेंस आर्म्स हैं या जो भी वो फंड हाउसेज हैं उनके खुद के हैं, तो खुद के भी स्टॉक हो सकता है खरीद रहे हैं। 37% ऑफ निफ्टी इज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एक सेक्टर में बाइंग होगी तो सभी इंडेक्स भागेंगे, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। सो द बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग वेल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट द इंडेक्स इज डूइंग बेटर देन द सेक्टर डिजर्व्स। तो इसलिए इस रैली को थोड़ा हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। द फाइनल थॉट, व्हेन वन सेक्टर बिकम्स द मार्केट्स ओनली होप, दैट्स नॉट स्ट्रेंथ, दैट्स डेस्परेशन वेयरिंग अ मास्क। आप पूरी की पूरी बाजार को सिर्फ एक सेक्टर के बेसिस पर कब तक चलाओगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो बैंकिंग सेक्टर के बारे में और निफ्टी के बारे में, जरूर अपना फीडबैक शेयर करिए। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट का सेंटिमेंट ट्रैकर। तो यहां हमें क्या देखने को मिला, तो आज एक बार फिर मार्केट्स में थोड़ा हमें रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिला। थोड़ा मार्केट गिरता हुआ रेड पे आता दिखा और फिर थोड़ी हमें रिकवरी देखने को मिली। फ्लैटिश और रेंज बाउंड रहा निफ्टी, लेकिन डेटा हमें ये बता रहा है कि थोड़ी सी सेंटिमेंट में इंप्रूवमेंट हुई है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो दोनों न्यूट्रल जोन में बने हुए हैं, बड़े ट्रिगर्स का वेट कर रहे हैं ऐसा लगता है। अब अगर आज का डेटा देखें तो वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो आज 26 फरवरी है और हम 25,500 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और आज सिर्फ 14 पॉइंट्स का हमें गेन देखने को मिला। अगर हम वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे कॉल आई हुई हो चाहे पुट आई हुई हो। विक्स में भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो जो कि एक रिटेल का सेंटिमेंट वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मोटा मोटा वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। सो ऐसा लग रहा है कि हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नई सीरीज़ है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पर बहुत एग्रेसिव पोजीशंस बनाई जा रही हैं। थोड़ा सा बेरिश साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं क्योंकि पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे है, बट पिछले 3 दिनों से वहाँ पर कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नहीं दिखा है। ओके, अब फ्यूचर्स मार्केट में आते हैं। तो फ्यूचर्स मार्केट में नई सीरीज शुरू हुई है, कोई ओआई एडिशन बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास सस्टेन कर रहे हैं, 2 दिनों से मार्केट ग्रीन में भी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा ओआई ऐड नहीं हो रहा है। कल तो इनफैक्ट ओआई में बड़ा कट भी हुआ था। और अगर प्रीमियम्स की बात करें करंट मंथ में, प्रीमियम्स में आप देखिए कोई बदलाव नहीं, इनफैक्ट आज तो प्रीमियम ड्रॉप भी हुआ है। और ओवरऑल ये प्रीमियम अगर आप देखेंगे ना, हम अगर मार्च की एक्सपायरी को ले, आई थिंक मार्च 30 को एक्सपायरी है, तो इस वक्त ये प्रीमियम 200 से ऊपर होना चाहिए। काफ़ी कम प्रीमियम है। ये क्लियर कट साइन है कि शॉर्ट पोजीशंस बाजार में काफ़ी सारी बनी हुई हैं। और यहाँ पर अगर टर्नओवर को भी देखें तो कल जितना ही टर्नओवर है, कोई एवरेज मैं कहूँगा एवरेज से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये जो बैंक निफ्टी में जो हमें ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बाइंग यहाँ पे हो रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी पुअर है और एफआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन भी कोई ज़्यादा वहाँ पर बदलाव नहीं है, और हालांकि काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस अभी भी बनी हुई। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने कल के दिन आपको बताया था, लगभग वही सिचुएशन है, कोई मेजर बदलाव नहीं है। और आज तो खाली 10-12 पॉइंट का ही निफ्टी में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल इस रेंज में बाजार फंसा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें बुलिश साइड का नहीं देखना, हमें बेरिश साइड का देखना है। और बेरिश साइड के लिए अगर हमें बड़ी डाउन मूव देखनी है तो पहले इस लेवल को
ब्रीच करना है, जो कि अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, और इसके अलावा कोई मेजर यहाँ पर बदलाव नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो फिलहाल अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर आप बेरिश पोजीशंस को बनाए हुए हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए, लेकिन ध्यान रहे कि इस रेंज से ऊपर आते ही आपको अपने हेजेस को एक्टिवेट करना है, और नेकेड शॉट्स हमको तभी बनाने का सोचना है जब ये लेवल ब्रीच हो। तो फिलहाल अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में कोई बड़े इवेंट नहीं है। कल एनवीडिया का रिजल्ट आया, वो भी अच्छा आया, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेटर आया। तो अभी यहाँ पर कोई नेगेटिव इवेंट फिलहाल नहीं है। एक जो अगला इवेंट है वो है ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ हमें देखना है, वही बाजार में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई मेजर बदलाव नहीं है, और जब भी कोई बदलाव होगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।